Study IQ IAS. Smart aspirants #1 choice. नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप। मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। एक कंपनी जिसे भारत का सबसे बड़ा एडटेक जाइंट कहा गया, जिसे पूरे एशिया में मार्क ज़ुकरबर्ग की CZI ने पहली फंडिंग की थी, जिसके साथ शाहरुख खान, लियोनेल मेसी जैसे कई बड़े बड़े जो सुपरस्टार हैं दुनिया भर के, वो सभी उसके साथ काम किया करते थे, जो ना सिर्फ BCCI बल्कि FIFA वर्ल्ड कप की ऑफिशियल स्पॉन्सर बन जाती है। ऐसा करने वाली वो भारत की पहली कंपनी थी एडटेक में, और जिसका पेपर वैल्यूएशन करीबन $22 बिलियन के ऐतिहासिक पीक पर पहुंच चुका था। क्यों अचानक ऐसी कंपनी के फाउंडर को सामने आकर ये कहना पड़ता है कि टुडे बायजूस इज़ वर्थ ज़ीरो। आज आप समझ चुके होंगे किस टॉपिक पर बात होने वाली है। आज बात करेंगे द राइज एंड फॉल ऑफ बायजूस। बायजूस किस तरह से बना, क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से एक अरबों की कंपनी, एक इतनी बड़ी कंपनी जैसे भारत की सबसे बड़ी वैल्यूएशन जिसके ऊपर थी, वो कंपनी कहा जाता था, ऐसी कंपनी आखिर क्यों बर्बाद हो जाती है, क्यों ख़त्म हो जाती है, क्या गलतियां रही, इन सब पर आज बातचीत करेंगे। पूरी आज बायजूस स्टोरी आपको पता चलेगी शुरू से अंत तक। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस तरह के वीडियोस भी देखना आपके लिए, इनको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पता चलता है कि क्या इस देश में जो चीज़ें हैं वो बनी हैं और किस तरह से कई बार किसी गलती की वजह से बिगड़ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज आपको पता चलने वाली हैं। शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप UPSC CSE की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाइएगा। सारे लिंक्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे आप जो भी आपके कोर्सेज हैं उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए VJ Live आपको कोड लगाना है। आपका कोड है, आपको पता ही है। VJ Live कोड लगाएंगे, डिस्काउंट पाएंगे, अपनी तैयारी को मजबूत और आसान बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अब शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस एपिसोड की। तो साल 2013 भारत की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, जो आमतौर पर जाना जाता है, बड़े बड़े स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो हैं वो वहाँ पर होते हैं, हाई प्रोफाइल म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स जो हैं वो वहाँ पर होते हैं, इन सभी के लिए इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जाना जाता है। लेकिन 2013 में इस दिन एक अनोखा इवेंट यहाँ पे हो रहा था, इसका ये गवाह बन रहा था। इस स्टेडियम के अंदर जो उसका एक लाल रेडिश जो फ्लोर है, उसके ऊपर जो स्टेज बना हुआ है, वहाँ पर करीबन एक 30 साल के आसपास की उम्र का एक यंग ट्यूटर, एक यंग एजुकेटर खड़ा था। ये जो लड़का यहाँ पे खड़ा था, इसके हाथ में एक तरफ उसका टच पैड था, जिसके ऊपर कई सारे उसके लिखे हुए जो मैथ के फॉर्मूलाज थे, वो उन सारी स्क्रीन्स के ऊपर जो भी उस स्टेडियम में लगाई गई थी, उन पर लगातार चल रहे थे। उन प्रोजेक्टर्स पर, उन स्क्रीन्स पर लगातार डिस्प्ले हो रहे थे, और उससे करीबन 15 से 20 हज़ार लोग जो वहाँ पे, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद थे, वो इस मैथ कॉन्सर्ट का गवाह बन रहे थे। ये दरअसल ना ही कोई रॉक कॉन्सर्ट था, ना ही किसी सिंगर या किसी रेसलिंग कंपटीशन था, ना ही किसी स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट था। यहाँ एक पूरा मैथ कॉन्सर्ट हो रहा था, जो कि एशिया का एक तरह से सबसे बड़ा एक लाइव क्लास जिसको कहा जाता है, वो एक लाइव क्लास थी, जो कि सबसे बड़ी लाइव क्लास यहाँ पे ये एजुकेटर ले रहा था। लेकिन सवाल था कि ये एजुकेटर आखिर है कौन। इस शख्स का नाम था बायजू रविंद्रन। बायजू रविंद्रन की कहानी दरअसल 2013 से शुरू नहीं होती, ये कहानी शुरू होती है 1980 से। 1980 5 जनवरी का दिन था, जब केरला के एक छोटे से गांव अजीकोड नाम है, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट के पास एक गांव पड़ता है, तो यहाँ पर जन्म होता है बायजू रविंद्रन का। बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो जो पूरा परिवार था, माता पिता जो थे एकेडमिक बैकग्राउंड से ही आते थे। पिता जो थे फिजिक्स के टीचर हुआ करते थे, माताजी जो थी वो लोकल मलयालम स्कूल के अंदर टीचर हुआ करती थी, वो भी मैथमेटिक्स पढ़ाती थी यहाँ पर। तो ये जो उनका पूरा परिवार था, एजुकेशन एक बैकग्राउंड उनका बहुत ही अच्छा था, और इसी वजह से बायजू रविंद्रन को भी बचपन से ही पढ़ाई की तरफ उन्हें आगे रखा उनके माँ बाप ने। प्राइमरी स्कूल की जो एजुकेशन थी वो अपनी लेते हैं यहाँ से, लेकिन इसी बीच में ये देखा गया कि बायजू रविंद्रन जो थे, फॉर्मल जो क्लासरूम्स थे उनसे अक्सर उनको स्किप किया करते थे। स्पोर्ट्स की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा था। स्पोर्ट्स में चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, टेबल टेनिस हो, इन जैसे स्पोर्ट्स खेला करते थे। और ये भी देखा गया कि इनके माता पिता जो थे टीचर्स थे, लेकिन कभी भी उन्हें स्पोर्ट्स खेलने से, उनके जो स्पोर्ट इंटरेस्ट था बायजू रविंद्रन का, उससे कभी भी उन्होंने उन्हें अलग नहीं किया। ये नहीं कहा कि आप ये ना करें, पढ़ाई ज़्यादा करें। तो ये बात बचपन से जो थी उनके साथ देखी गई थी। लेकिन एक बात ज़रूर थी कि पेरेंट्स हमेशा से चाहते थे कि बायजू रविंद्रन मेडिकल स्ट्रीम में जाएँ, डॉक्टरी की पढ़ाई करें, ये सारी चीज़ें करें। पर दूसरी तरफ रविंद्रन जो थे वो भी ये बात जानते थे कि अगर मेडिकल की पढ़ाई की तो ये जो स्पोर्ट्स उनका इंटरेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा, एक नॉर्मल इंटरेस्ट से ज़्यादा इंटरेस्ट उन्हें स्पोर्ट में था। एक तरह से आप कह सकते हैं वो उसको अपना पैशन भी मानते थे, पैशन, उसको अपना करियर बनाना चाहते थे। तो स्पोर्ट्स की तरफ उनका जो रुझान था, उसकी वजह से वो जानते थे कि मेडिकल की पढ़ाई अगर की
तो स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल वक्त नहीं मिलेगा। और इस वजह से यहाँ पे इस स्टेज पे अपनी लाइफ की वो एक डिसीजन लेते हैं इंजीनियरिंग करने का। इंजीनियरिंग को अपना करियर चुनते हैं। अब यहाँ पे कन्नूर के ही गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक कंप्लीट करते हैं। बीटेक कंप्लीट किया, इसके बाद में जब 4 साल का बीटेक हुआ तो उसके बाद प्लेसमेंट होता है। यूके बेस्ड एक मल्टीनेशनल शिपिंग कंपनी थी, उसमें सर्विस इंजीनियर की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। अब करियर प्रॉपर्ली शुरू हो चुका था, स्पोर्ट्स कहीं पीछे कहीं छूट चुका था। ये सारी चीज़ें आते आते करीबन साल 2003 आ जाता है। 2003 में जब अपनी जॉब पर थे बायजू रविंद्रन, एक दिन वेकेशन का प्लान बनता है कि छुट्टियों पर बाहर जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं। बेंगलुरु अपने दोस्तों के साथ में वहाँ पे मिलना होगा। इसी बेंगलोर वेकेशन पर जब वो यहाँ पहुँचते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, तो वहाँ पे उनको पता चलता है कि ये जो दोस्त है वो सारे के सारे दोस्त जो हैं एक मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि कैट का जो एग्ज़ाम होता था, कैट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ये लोग लगे हुए हैं। दोस्तों को उन्होंने यहाँ पे उस कैट की प्रिपरेशन में उनकी किताबें देखी, सारा स्टडी मटेरियल देखा। जब देखा तो ये पता चला कि ये तो वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ये जानते हैं। कैट की प्रिपरेशन के लिए दोस्तों ने भी उन्हें उकसाया, उनसे कहा कि तुम भी ये एग्ज़ाम दो। यहीं से एक अलग तरह की जर्नी जो थी बायजू रविंद्रन की वो शुरू हो जाती है, क्योंकि जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया तो देखा ये गया कि बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी, क्योंकि हैरत अंगेज ढंग से पहली ही बार में 99 परसेंटाइल स्कोर किया था उन्होंने कैट में। लेकिन दोस्तों ने कहा कि अरे ये पहली दफ़ा हुआ है, क्या पता तुक्का लग गया हो। कई लोगों ने ऐसा कहा कि तुक्का लग भी सकता है, पहली दफ़ा किया है। तो इसको, इस पूरी परफॉर्मेंस को दोबारा वेरीफाई करने के लिए उन्होंने एक बार फिर से एग्ज़ाम दिया और उसके बाद इस बार 100 परसेंटाइल स्कोर किया था। आप ये सोचिए कि इस बार ये स्कोर करने के बाद में देश भर के सभी जो टॉप 6 IIM हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, 6 के 6 IIM से उन्हें एडमिशन के लिए कॉल्स आए थे। ये सारी चीज़ें हुई। इस बीच में उन्होंने एक और काम किया था कि उन्होंने अपने दोस्तों को पढ़ाया था। जितने भी दोस्त यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे थे कैट की, वो खुद तो पढ़ते ही थे, अपने दोस्तों को भी पढ़ा दिया करते थे। और उनके समझाने का तरीका इस तरह का था कि लोग बहुत ही जल्दी किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी जो सवाल है उसको समझने में उन्हें बहुत आसानी होती थी। यही वो पॉइंट रहा कि इन 2 सालों के बीच में जो बायजू रविंद्रन ने देखा कि वो पढ़ा बहुत अच्छे से लेते हैं। इसी वजह से उन्होंने जितने भी ये जो ऑफर्स आए थे, इन सब को छोड़ते हुए फुल टाइम टीचिंग को अपना करियर बना लिया। यही एक वो डिसीज़न बना जिसके बाद साल 2007 आते आते बायजू रविंद्रन ने ऑफिशियली बायजूस क्लासेस के नाम से एक ऑफलाइन टेस्ट प्रिपरेशन क्लासेस की शुरुआत कर दी। अब साल 2007 ये जो बायजूस क्लासेस की शुरुआत हुई, तो इस दौरान में बायजू रविंद्रन के साथ में उनके जो स्टूडेंट्स थे उसमें कई सारे उनके हम उम्र लोग थे, उनके जो खुद उनके साथ के दोस्त थे वो भी यहाँ पे उनसे पढ़ने आते थे। इन्हीं सब दोस्तों में से एक थी दिव्या गोकुलनाथ। यहीं पर उनकी मुलाकात, ये जो बायजूस क्लासेस थी उसमें उनकी मुलाकात होती है दिव्या गोकुलनाथ से। दिव्या गोकुलनाथ दरअसल आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो बेंगलोर से, बेंगलोर में आरजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, वहाँ से उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक किया हुआ था। इसके बाद में GRE के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, तो इसी के सिलसिले में यहाँ पे उन्होंने ये जो बायजूस क्लासेस थी बायजू रविंद्रन की, इसे ज्वाइन किया था। वो यहाँ पे पढ़ने आई थी, लेकिन बायजू को उनकी जो एक इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी थी दिव्या गोकुलनाथ की, उनके पढ़ाने का जो पोटेंशियल था वो यहाँ नज़र आया। बायजू रविंद्रन ने ये देखा कि दिव्या गोकुलनाथ के अंदर एक टीचिंग स्किल है, एक बहुत अच्छी टीचिंग स्किल, जिससे कि सामने वाले को, जो स्टूडेंट है या जो जिसको वो समझा रही हैं, उसे चीज़ बहुत ही ईजी प्रोसेस से, ईजी ढंग से समझ में आ सकती है। इसी बात से बायजू रविंद्रन जो थे वो इस बात से इम्प्रेस होते हैं और उसके बाद दिव्या गोकुलनाथ को उन्होंने अपने ही बायजूस क्लासेस में एक टीचर की तरह ज्वाइन करने के लिए इनकरेज किया। एक तरह से एक जॉब ऑफर था जो कि उन्होंने उन्हें दिया था। दिव्या ने सिर्फ 21 साल की उम्र में टीचिंग शुरू कर दी, यहाँ पे सिखाना शुरू कर दिया। इसके बाद 2 साल यहाँ से बीतते हैं और करीबन 2009 तक बायजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ का जो एक बॉन्ड था, जो अभी तक एक वर्क बॉन्ड था, वर्किंग बॉन्ड था, वो अब पर्सनल रिलेशनशिप में तब्दील हो चुका था। 2009 आते आते दोनों शादी कर लेते हैं। इन दोनों की अब यहाँ पे शादी हुई। इसी के बाद में करीबन और 2 साल निकलते हैं, ये लोग बायजूस क्लासेस को चलाते रहते हैं। लेकिन 2011 आते आते इन दोनों ने ही मिलकर, बायजू रविंद्रन ने अब अपनी वाइफ दिव्या गोकुलनाथ के साथ मिलकर थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी को, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को स्थापित किया। अब ये यहाँ पे इस कंपनी को बना लेते हैं। यही वो कंपनी थी जो कि आगे चलकर बायजूस ब्रांड की पेरेंट एंटिटी बनती है। तो ये जो थिंक एंड लर्न थी, इसको बना दिया गया था। लेकिन शुरुआत में ये देखा गया कि शुरुआत से ही जो थिंक एंड लर्न थी या बायजूस क्लासेस थी,
इनका बिजनेस मॉडल मेनली ऑफलाइन क्लासेस पर ही ओरिएंटेड था। ये सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस थी, कोई भी ऑनलाइन क्लासेस या फिर प्लेटफॉर्म्स जो एप्लीकेशंस होती हैं उन पर ये अवेलेबल नहीं थी। तो ये बात साफ थी कि ये जो बिज़नेस मॉडल है ऑफलाइन क्लासेस का, इसकी एक जोग्राफिकल लिमिट है कि भाई ये जिस जगह पर क्लासेस हैं वहीं पर आके बच्चे से वैसे पढ़ सकते हैं, वो जो कि बात सत्य है। लेकिन इसकी भी अब बदलने की बारी आ चुकी थी। ये साल था साल 2013। साल 2013 में दरअसल हुआ क्या कि मणिपाल यूनिवर्सिटी के कैंपस में बायजूस की जो क्लासेस चलती थी, बायजू रविंद्रन की जो क्लासेस चलती थी, तो यहाँ पे बहुत भारी संख्या में भीड़ आती थी। यही वो साल था 2013 जब ये जो बड़े बड़े लाइव क्लासेस जो हैं, लाइव कॉन्सर्ट क्लासेस, मैथ कॉन्सर्ट जिसको कहा जाता है, इस तरह से स्टेडियम में जब बायजू रविंद्रन ने पढ़ाना शुरू किया, तो ये सब भी चीज़ें भारत में उस समय पर चल रही थी। बायजू रविंद्रन का नाम एक अलग ही तरह से आगे बढ़ रहा था। तो मणिपाल एजुकेशन और जो मेडिकल ग्रुप है उसके जो चेयरमैन हुआ करते थे रंजन पई और मोहन दास पई, इन दोनों ने ही जब ये भीड़ को देखा मणिपाल यूनिवर्सिटी में कि इतनी सारी जो भीड़ है वो एक टीचर से पढ़ने के लिए आ रही है, कुछ तो अलग है इसके अंदर, बायजू क्लासेस इसने खोल ली हैं और ये भी हो सकता है कि जब इतनी भीड़ है तो ये एक बड़ा बिजनेस आगे बन सकता है। इसी के तहत देखते हुए एक हॉलीडे रिजॉर्ट में मुलाकात की जाती है। मोहनदास पई और ये जो रंजन पई थे उन्होंने मुलाकात की बायजू रविंद्रन से। इनसे जब ये मुलाकात हुई तो ये एक अनप्लान्ड मीटिंग थी, एक तरह से बताया ये जाता है। लेकिन इसके बाद हुआ ये कि एरिन कैपिटल, जो कि मोहनदास पई उसके चेयरमैन हुआ करते थे, एरिन कैपिटल ने $9 मिलियन का जो पहला इंस्टीट्यूशनल सीरीज़ ए फंडिंग था वो यहाँ पे सीधा बायजू रविंद्रन को दे दिया। उन्होंने एक तरह से बायजू क्लासेस में अपनी पहली फंडिंग की थी। तो ये जो सीरीज़ ए का चेक था $9 मिलियन का, ये बायजू रविंद्रन को दिया जाता है। लेकिन इसमें इस इन्वेस्टमेंट की एक बहुत बड़ी कंडीशन उन्होंने यहाँ पे रखी थी। ये कंडीशन थी कि आपको पूरी तरह से अपना जो बिज़नेस मॉडल है वो पिवट करना पड़ेगा, तब्दील करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने इनसे ये कहा कि पूरी तरह से आपको अब डिजिटल और मोबाइल फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो है उसमें ट्रांसफ़र होना पड़ेगा। इस डिजिटल पिवट के तहत ही कंपनी जो थी उसने अपने सबसे पहले साल में 2013 और 14 का जो साल रहा उसमें हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक ऑफलाइन डिजिटल हाइब्रिड मॉडल जो था वो लॉन्च किया। इस मॉडल के तहत बायजूस क्या करता था कि एजुकेशनल कंटेंट जो है उसको टैबलेट्स में लोड करके बच्चों को बेचा जाता था। अब ये जो था एक तरह से ऑफलाइन डिजिटल हाइब्रिड मॉडल था, बहुत तेज़ी से ये वायरल होता गया, एक तरह से आज की भाषा में कहें तो वायरल होता गया। उस समय पर इसके यूज़र्स बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। टैबलेट लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरह कॉमर्शियल सक्सेस जो थी वो बायजूस को पहली दफ़ा में ही मिल चुकी थी। इन्वेस्टर्स जो थे वो उनका जो कॉन्फिडेंस था इस स्टार्टअप के ऊपर, क्योंकि पहले तो स्टार्टअप ही था, इसी तरह से शुरू हुआ था साल 2013 के अंदर, 14 के अंदर, इनफैक्ट उससे पहले शुरू हो चुका था, बाद में ये प्रॉपर प्राइवेट लिमिटेड फर्म में तब्दील हुआ। तो ये जो स्टार्टअप था उस पर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा और इसी के साथ जुलाई 2015 आते आते सकोया कैपिटल ने इस कंपनी के अंदर, बायजू के अंदर $25 मिलियन का, यानी कि जो सीरीज़ बी फंडिंग राउंड था उसमें $25 मिलियन की अपनी फंडिंग की। ये जो फंडिंग रेस की बायजूस ने, इसके बाद में देखा गया कि इसी साल अगस्त 2015 के अंदर बायजूस ने अपना जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट था बायजूस द लर्निंग ऐप, अब एक ही एप्लीकेशन लॉन्च करने वाले थे। इस एप्लीकेशन को, बायजूस की एप्लीकेशन को ऑफिशियली यहाँ पे लॉन्च कर दिया। गूगल प्ले स्टोर से लेकर एप्पल स्टोर पर सभी जगह बायजूस की एप्लीकेशन जो थी वो मिला करती थी। इस एप्लीकेशन में K-12 स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर पूरा 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए हाई विजुअल्स, एनिमेटेड लेक्चर्स, प्रॉपर असेस्ड मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल था वो यहाँ पे इन्होंने अवेलेबल कराया था। और एप्लीकेशन के अंदर पढ़ने का एक जो अलग ही एक्सपीरियंस था वो अब यहाँ पर बच्चे ले सकते थे। तेज़ी से जो यूज़र्स थे वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और इस ऐप की पॉपुलैरिटी का आप अंदाज़ा इस तरह से लगाइए कि लॉन्च के महज 3 महीने के बाद ही, 3 महीने के अंदर ही इनफैक्ट 20 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके थे। 20 लाख से ज़्यादा डाउनलोड क्रॉस हो गए। पहले ही साल के एंड में, जब एक साल पूरा कंप्लीट हुआ, पहले साल के एंड तक करीबन 55 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इस एप्लीकेशन पर हो चुके थे। इसी डिजिटल बूम को देखते हुए यहाँ पे बायजूस को उनका सबसे बड़ा एक फंडिंग, आप इसको कहेंगे, क्योंकि ये पहली बार एशिया में इस तरह की चीज़ हो रही थी, यहाँ पे ये उनके सामने आता है। ये जो डिजिटल बूम बना था, इसी के तहत फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़ुकरबर्ग और उनकी जो वाइफ है प्रिस्ला चैन, तो उनकी एक फाउंडेशन है, प्रिस्ला चैन की फाउंडेशन है चैन ज़ुकरबर्ग इनिशिएटिव, CZI। इन्होंने साल 2016 में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के साथ में, जो बाकी 2 इन्वेस्टर्स के थे सीरीज़ ए और सीरीज़ बी फंडिंग के, उन्हीं के साथ मिलकर बायजूस में करीबन $50 मिलियन का मैसिव, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया।
CZI का ये एशिया के अंदर, पूरे एशिया में ये पहला इन्वेस्टमेंट था और वो भी हुआ था बायजूस के अंदर। बायजू इसी के बाद जो ग्लोबल बिजनेस मैप था, यानी कि जो दुनिया भर के, ना सिर्फ भारत के, जो दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, फंडिंग देने वाले लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन सभी के सामने एक प्रीमियम आइडेंटिटी की तरह उभर के आ गई थी। CZI के इन्वेस्टमेंट के बाद जो ग्लोबल कैपिटल मार्केट था, उसके अंदर बायजूस के जो एक तरह से उसका चांसेस थे, उसकी संभावनाएं थी, वो पूरी तरह से खुल गई थी। और इसी के तहत वैल्यूएशन के बढ़ने के साथ एक नया सिलसिला भी शुरू हो गया। मार्च 2018 में बायजूस ने 6,505 करोड़, करीबन $1 बिलियन के वैल्यूएशन पर पहली बार यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल किया। अब बायजूस यूनिकॉर्न बन चुकी थी, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि 2020 जून के महीने में मैरी मेकर की बॉन्ड कैपिटल जो आई थी, उसके इन्वेस्टमेंट के बाद बायजूस ने डेकाकॉर्न, जो कि $10.5 बिलियन की वैल्यूएशन के बिजनेसेस होते हैं, डेकाकॉर्न का स्टेटस भी अचीव कर लिया था। ये सारी चीज़ें हुई। इस समय तक आप देखिए साल 2020 आ चुका है। 2020 तक आते आते डेकाकॉर्न बन चुकी है बायजूस, भारत की सबसे बड़ी वैल्यूएशन की कंपनी मानी जाने लगी है। लेकिन इसके बाद आया पैंडेमिक आया। हर एक बिजनेस लोगों का जो था वो मुश्किलों से जूझ रहा था, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा था, कई लोगों की जॉब चली गई थी, बड़े बड़े बिजनेसेस जो थे वो ठप होने लगे थे। लेकिन कोविड पैंडेमिक के अंदर बायजूस जो थी, और बायजूस ही नहीं, ना सिर्फ बायजूस बल्कि पूरा जो एजुकेशन सेक्टर था, ऑनलाइन एजुकेशन, खासकर ऑनलाइन एजुकेशन का सेक्टर, वो एक बहुत बड़ा बूम देख रहा था। क्योंकि अब बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, तो ऑनलाइन एजुकेशन जो थी उसकी प्राथमिकता बढ़ चुकी थी। सभी लोग ऑनलाइन अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, क्योंकि पढ़ाई तो ज़रूरी है, पढ़ाई नहीं रुकेगी। ऑनलाइन की तरफ हर कोई अग्रसर हो रहा था। तो ये जो कोविड-19 पैंडेमिक हुआ, इसके दौरान जो ऑनलाइन एजुकेशन का बूम आया, इस बूम मार्केट का पूरा एडवांटेज उठाया बायजूस ने। यहाँ पे बायजूस ने 28 राउंड की जो फंडिंग थी, लगभग उसमें $5 बिलियन से ज़्यादा का कैपिटल जो वो रेज किया। और इसी के तहत पूरे भारत में, जो पूरे सेक्टर में, भारत के एडटेक सेक्टर के अंदर खासतौर पर जो 7.1 बिलियन का टोटल स्टार्टअप कैपिटल आया था, उसमें से अकेले बायजूस ने $5 बिलियन का जो कैपिटल था वो एब्जॉर्ब कर लिया। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो फंडिंग थी जो आई इस समय पर, भारत में इन्वेस्टमेंट आया, उसमें से बायजूस को ही सबसे ज़्यादा फंडिंग मिली। 7.1% में से 7.1 बिलियन डॉलर में से $5 बिलियन पूरा बायजूस के पास चला जाता है। इसी फंड के आने के बाद, यही जो कोविड पैंडेमिक का दौर था, इसके जस्ट बीच में और बाद में इसके लगातार बायजू रविंद्रन ने, जो इसके फाउंडर हुआ करते थे बायजूस के, उन्होंने मार्केट शेयर को डोमिनेट करने के लिए एक बहुत ही अग्रेसिव इनऑर्गेनिक और एक्सपेंशन की एक जो अलग पॉलिसी थी, उसको अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक बहुत बड़ी एक्विजिशन साइकिल चलाई। 2020 में ही बायजूस ने कोडिंग प्लेटफॉर्म व्हाइट हेड जूनियर को $300 मिलियन के ऑल कैश डील में एक्वायर कर लिया। सिर्फ 18 महीने पुरानी कंपनी थी ये व्हाइट हेड जूनियर। इसके लिए ये इतने बड़े रेट पे उसको ख़रीदा जाना, इतने बड़े प्राइस पे उसका वैल्यूएशन पे ख़रीदा जाना, इस कंपनी के लिए एक बहुत ही मैसिव एग्जिट था। इसके बाद बायजूस ने जो बच्चे हैं, किड्स कोडिंग की जो सेगमेंट है, उसको कैप्चर करने के लिए उसकी कोशिश की। इसी के तहत अगले ही साल अप्रैल 2021 में टेस्ट प्रेप जाइंट आकाश एजुकेशनल सर्विसेज को लगभग $1 बिलियन के कैश प्लस स्टॉक डील में खरीद लिया। आकाश इंस्टीट्यूट को आप सभी जानते हैं, अब तक आपने देखा होगा, चाहे कोटा के अंदर जो भी कोटा फैक्ट्री और जितनी भी चीज़ें आप देखते होंगे, उन सब में भी नाम आता है सामने। बहुत बड़ा एजुकेशन जाइंट ऑफलाइन एजुकेशन में। भारत की एडटेक हिस्ट्री का ये सबसे बड़ी डील्स में से एक मानी जाती है, क्योंकि $1 बिलियन से ज़्यादा में आकाश इंस्टीट्यूट को खरीद लेना, पूरी इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज को। बायजूस को इसी के साथ में, इस डील के साथ में 200 से ज़्यादा ऑफलाइन सेंटर्स मिल चुके थे, 2.5 लाख से ज़्यादा एनुअल स्टूडेंट्स का जो नेटवर्क था वो मिल चुका था। इस वजह से बायजूस ने ये पूरा अपना एक्सपेंशन था जो किया था यहाँ पे। अब ये दो बड़े बड़े जो कंपनीज थी वो यहाँ पे ले ली गई बायजूस के द्वारा। इसी पीरियड में बायजूस ने हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल अपस्किलिंग के लिए सिंगापुर बेस्ड ग्रेट लर्निंग को, जो ग्रेट लर्निंग एक कंपनी थी, एप्लीकेशन भी थी इसकी, उसे $600 मिलियन में एक्वायर किया। अब सिंगापुर तक एक्सपेंड कर लिया अपना पूरा बिजनेस बायजूस ने। और इसके बाद यूएस मार्केट में भी अपनी एंट्री ली बायजूस ने। 2021 में ही, इसी साल उन्होंने अमेरिका में एंट्री ली और डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म जो एपिक डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म था, उसे $500 मिलियन में, साथ ही साथ जो एक क्रिएटिव प्लेटफॉर्म था टिंकर, उसको $200 मिलियन के वैल्यूएशन के हिसाब से, उस वैल्यू पर, इन दोनों को ही यहाँ से भी एक्वायर कर लिया।
ये सारे एक्विजिशन इसी दौर में, जो कोविड का दौर रहा, उसमें जो फंडिंग मिली बायजूस को, उससे बायजूस ने यहाँ पे ये सारी चीज़ें की थी। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, और जो कि यहीं से शुरू हो गई बायजूस के साथ में। दरअसल एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इन सभी एक्विजिशंस में एक मेन प्रॉब्लम सामने ये आती थी कि जो इनका फिजिकल और ऑपरेशनल इंटीग्रेशन था, ये बहुत वीक था। आप ये सोचिए कि व्हाइट हेड जूनियर जो है, आकाश इंस्टीट्यूट जो है, ये मैसिव बिजनेस मॉडल्स थे इनके, बड़े बड़े और डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स थे। अलग अलग एंटिटीज़ की तरह ये परफॉर्म किया करते थे, ये बिहेव किया करते थे। और इनके जो ऑपरेशंस थे उसमें बहुत बड़ा जो हैवी कैश रिजर्व था, वो बायजूस का धीरे धीरे करके ड्रेन होना शुरू होता गया। सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस अलग थे, उनके ऑपरेशन अलग थे, उनका काम करने का उनका विजन अलग था, तरीका अलग था, उनकी जो सर्विसेज थी वो अलग थी। तो इन सब में जितना मैन पावर लगती, जितना ऑपरेशन में, जितना प्रोसेस के लिए सिस्टम्स लगा करते थे, तो इसमें बायजूस ने, क्योंकि एक साथ अलग अलग तरह की कंपनी को एक साथ अपने लिया, जिससे कि बायजूस का खुद का जो इतना पैसा था वो यहाँ पे ड्रेन होना शुरू हो चुका था। तो प्रॉब्लम जो थी वो यहीं से शुरू हो गई थी। खैर, मार्च 2022 में सुमेरु वेंचर्स से, विट्रूवियन पार्टनर्स से और ये जो ब्लैक रॉक कैपिटल से, वहाँ से जो और फंड आया बायजूस के पास में, इसने बायजूस की जो पेपर वैल्यूएशन थी उसको $22 बिलियन के हिस्टोरिक पीक पर पहुंचा दिया था। आप ये सोचिए कि ये भारत का सबसे वैल्यूएबल, मतलब कि सबसे बड़ी वैल्यू इस टेक स्टार्टअप की, वो स्टार्टअप बन चुका था। उसकी लिस्ट में इसका नाम सबसे टॉप पर आता था। तो अब तक आपने देखा कि बायजूस की जो प्रॉब्लम थी, जो इशू था, स्टार्टिंग इशू, वो कहाँ से शुरू होता है। लेकिन अब देखिए कि इसके बाद आगे बढ़ता कैसे गया। ये जो पीक स्टेटस आया था बायजूस का कि $22 बिलियन की एक कंपनी, वैल्यूएशन की कंपनी बन चुकी है ऑन पेपर, इस पीक वैल्यूएशन के बाद में इस पीक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, कस्टमर ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए, बायजूस ने यहाँ पर कई बड़े बड़े अनसस्टेनेबल मार्केटिंग और ब्रांड स्पॉन्सरशिप जो थी, उन पे अपना पैसा खर्च करना शुरू किया। 2017 से ये दरअसल इन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी, जब शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था बायजूस का। इसके बाद आप देखिए 2022, जब ये पेंडेमिक ख़त्म होता है, उसके बाद 2022 में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जो फुटबॉल स्टार हैं दुनिया भर में, लोग उनको जानते हैं, लियोनेल मेसी, तो मेसी को अपनी कंपनी के साथ में जो ग्लोबल सोशल इम्पैक्ट प्रोग्राम था, एजुकेशन फॉर ऑल, उसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है। मेसी के साथ में भी इनने करोड़ों की इन्होंने डील साइन की थी। यही नहीं रुके ये लोग, उसके बाद बायजूस ने ओप्पो को रिप्लेस करके बीसीसीआई के साथ एक डील की, बीसीसीआई के साथ स्पॉन्सरशिप की। भारतीय जो नेशनल क्रिकेट टीम है हमारी, इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम, तो भारत की टीम की जर्सी को स्पॉन्सर किया 2019 में। बीसीसीआई को करीबन 4.6 करोड़ बायलैटरल मैच और 1.56 करोड़ पर आईसीसी टूर्नामेंट मैच पे करने का यहाँ पे जो डील थी वो हुई थी। मतलब पर मैच 1.56 करोड़ आईसीसी को इन्हें पे करना पड़ता था, और बायलैटरल का तो अलग ही था। ये सारी चीज़ें चलती हैं। इसी बीच में मार्च 2022 में ये जो स्पॉन्सरशिप थी, $55 मिलियन में इसे एक्सटेंड भी किया गया था बीसीसीआई के साथ बायजूस ने अपनी इस पूरी स्पॉन्सरशिप को। तो ये एक अलग तरीके की ब्रांड मार्केटिंग थी जो कि बायजूस यहाँ कर रहा था। यहाँ तक भी कहानी बायजूस की नहीं रुकती है। उन्होंने एक और चीज़ की जो अब तक भारत में किसी ने शायद नहीं की थी। फीफा वर्ल्ड कप 2022, यही जो हमने आपको बताया कि फीफा वर्ल्ड कप में भी इन्होंने स्पॉन्सर, ऑफिशियल स्पॉन्सर उसके बने। कतर में आयोजित ये जो फीफा वर्ल्ड कप था 2022 का, बायजूस इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बनता है। किसी भी भारतीय टेक फर्म के लिए ये एक हिस्टोरिकल फीट थी। मतलब ये इससे पहले किसी भी भारतीय टेक फर्म ने नहीं किया था। ये जो आप लोगों ने सुना अब तक, सुनने में लगता है कि बहुत बड़े एक्सपेंशन थे, बहुत मार्केटिंग अपनी बड़ी कर ली थी, बड़े बड़े लोगों के साथ बायजूस काम कर रहा था, लेकिन यही वजह रही कहीं ना कहीं उस डाउनफॉल की। इस मैसिव मार्केटिंग कैंपेन के चलते जो कंपनी थी बायजूस, इसका जो टोटल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस था, स्पेंडिंग थी उसकी FY21 में, वो 2250.94 करोड़ रुपए से बढ़कर FY22 में 4134.94 जो करोड़ है वहाँ तक पहुँच चुकी थी। यानी कि आप ये देखिए कि पूरा 2000 करोड़ का जो एक पैसा था वो इन्हीं सब एडवर्टाइजिंग में यहाँ से वहाँ जा रहा था। ये जो मार्केटिंग स्पेंड था, ये टोटल ओवरऑल जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू था उसका लगभग 69% था, 69% था। और मैथमेटिकली अगर ये समझा जाए तो ये क्लियर है कि जो स्टार्टअप का प्रॉफिट था, स्टार्टअप जो था वो अपने प्रॉफिट की बजाय यहाँ पे इन्वेस्टर कैपिटल को मार्केट एक्विजिशन में जला रहा था, बंद कर रहा था।
यानी कि जो पैसा लगातार आया वो अब जलना शुरू हो चुका था साल 2022 से ही। खैर साल 2022 के ख़त्म होते होते कोविड पैंडेमिक का जो वेव था वो भी ख़त्म हुआ। अब आप ये सोचिए कि कोविड जब आया था तो बाकी सबको लॉस हुआ, लेकिन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को प्रॉफिट यहाँ से हुआ। उसमें बायजूस वो सबसे बड़ा प्लेयर बना जिसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट गेन दिया। लेकिन अब 22 के ख़त्म होते होते जब कोविड भी गया, स्कूल्स ओपन हुए, ऑनलाइन जो टीचिंग थी उसकी जो डिमांड थी वो बहुत तेज़ी से कम होती गई। इसी डिमांड के कम होते होते जो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ था वो भी अचानक से रुकना शुरू हो जाता है। अब यही वो पॉइंट बना जब कंपनी बहुत बड़ी एक्सपेंशन, अपना जो मार्केटिंग स्पेंड थे वो कर रही थी। एडवर्टाइजिंग स्पेंड उसके 2000 करोड़ तक पहुंच चुके थे और इसी समय पर कंपनी का जो एक प्रॉफिट था वो बनना बंद हो जाए। तो आप सोचिए कि ये जो स्थिति बनेगी एक बहुत ही ऐसी स्थिति है कि कुछ ही कंपनियां इससे बच के निकल सकती हैं। यहीं से ये सवाल उठने लगे बायजूस के ऊपर कि ये जो बर्न तो कर ही रहे थे, अब तो ग्रोथ भी नहीं हो रही, अब तो प्रॉफिट ग्रोथ भी बंद हो चुकी है। यहाँ से सवाल उठने का सिलसिला जो था वो शुरू हो जाता है और वो इस वजह से हुआ कि कंपनी ने, यहाँ पे बायजूस ने अपने जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स थे वो सबमिट करने में एक बहुत लंबा डिले किया। इस पर एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने FY21 के ऑडिट के दौरान ये अलर्ट किया कि भाई 17 से 18 महीने तक का डिले जो है उसकी सीरियस वार्निंग्स जो हैं वो दी गई यहाँ पे बायजूस को कि 17 से 18 महीने का डिले सामने आया है। जब FY21 का रिजल्ट लेट 2022 में फाइल किया गया बायजूस के द्वारा तो यहाँ पे मार्केट को एक बहुत बड़ा शॉक लगा। ये शॉक इसलिए लगा था क्योंकि यहाँ पे बायजूस ने लगभग 4588 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया था उन पेपर्स के अंदर। 4588 करोड़ का नेट लॉस यहाँ पे रिपोर्ट किया गया। बाद में जब FY22 की रिपोर्ट्स फाइल हुए तब यहाँ पे जो नेट लॉस था वो लगभग डबल हो गया था। अब ये 8245 करोड़ रुपए तक पहुँच गया था। वाइट हेड जूनियर जो यहाँ कंपनी जिसको एक्वायर किया था, $300 मिलियन में ख़रीदा गया था, वो हर महीने 220 करोड़ रुपए बर्न कर रही थी। ये भी बात यहाँ सामने आई। बायजूस पर इसके बाद सबसे बड़ा एक मोरल और स्ट्रक्चरल, उसको आप लो कहेंगे, वो लगता है क्योंकि उनके जो एग्रेसिव अनएथिकल जो सेल टैक्टिक्स थे वो भी यहाँ पे सामने आने लगे। अब तक आप देखिए कि मार्केट के सामने आ चुका है कि बायजूस अब बहुत बड़ी मात्रा में पैसा जो है उसको बर्न कर रहा है। दूसरी चीज़, जो एक्विजिशन हुए हैं वो भी फ्लॉप रहे हैं, वो भी पूरा पैसा बर्न कर रहे हैं। तीसरी चीज़ अब ये थी कि जो उसकी इमेज थी, किसी भी कंपनी की एक इमेज होती है, उस पर अगर कभी दाग लगता है तो उसके बाद उस कंपनी का उठना बहुत मुश्किल हो जाता है और यही अब चीज़ बायजूस के साथ यहाँ से होना शुरू होती है। बायजूस पर दरअसल जो लगातार अनएथिकल सेल्स टैक्टिक थी उनके आरोप लगा करते थे। ग्राउंड लेवल पर जो सेल्स एजेंट थे उन पर डेली और वीकली बेसिस पर बहुत अनरियलिस्टिक टारगेट्स जो थे उनको कंपनी ने इम्पोज करना शुरू कर दिया। इन सब के तहत उन्हें 12 से 15 घंटे इन सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को, इन सेल्स एजेंट्स को काम करना पड़ता था। साथ ही साथ एक और चीज़ ये लोग यहाँ पे करते थे, जो सेल्स एजेंट थे ये लो इनकम जो फैमिलीज़ हैं उन सभी को टारगेट किया करते थे। ऐसी फैमिलीज़ को टारगेट किया करते थे जिनको ये डर, एक जो डर की एक फियर साइकोसिस है उसमें ले जा पाए। यहाँ पे ये लोग क्या किया करते थे कि एक फियर साइकोसिस क्रिएट करते थे उन लोगों के, उन पेरेंट्स के मन में जो कि लो इनकम फैमिलीज से आते हैं। उन्हें बताया करते थे कि अगर आप ये जो बायजूस के प्रीमियम कोर्सेज़ हैं, जो प्रीमियम पैकेजेस हैं, अगर आप वो नहीं खरीदेंगे, जो कि हज़ारों में हैं, लाखों में भी रेट है उनका, प्राइस है उनका, अगर आप ये नहीं खरीदेंगे तो आप ही की तरह कहीं ना कहीं ये भी इस तरह के केसेस भी सामने आए कि जब कहा गया इन सेल्स एजेंट्स के द्वारा कि अगर तुम ये कोर्स नहीं खरीदोगे तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारी तरह ही गरीब रह जाएगा। इस तरह की बातें भी उन पेरेंट्स को कही गई। और इसके बाद में एक और बहुत गलत गेम जो था वो इन सेल्स एजेंट्स ने यहाँ पे शुरू किया। दरअसल इन्होंने किया क्या था कि बहुत से पेरेंट्स जो ये लाखों के प्रीमियम कोर्सेज नहीं अफोर्ड कर सकते थे, उन्हें इन सेल्स एजेंट्स ने ऑटो डेबिट थर्ड पार्टी लोन्स, साथ ही साथ EMI ऑप्शंस जो थे उसमें ज़बरदस्ती फंसा दिया। जब पेरेंट्स ने देखा कि ये जो ऑटो डेबिट है वो उनके अकाउंट से अपने आप हो जाएगा और बच्चे को कोर्स दिलाना ही है, क्योंकि उसकी पढ़ाई हर माँ बाप के लिए अपने बच्चे का भविष्य जो है सबसे बड़ी प्रायोरिटी पर होता है, तो माँ बाप मजबूर थे, उनको मजबूर किया गया इस तरह के बायजूस के सेल्स एजेंट्स के द्वारा। और उसके बाद एक तरह से सपनों को बेचा गया यहाँ पे, और सपनों को बहुत ही गलत तरीके से उनको उसके बाद उनके साथ एक फ्रॉड किया गया। यहाँ पे जो फंसा दिया गया था इन सेल्स एजेंट्स के द्वारा उन माँ बाप को, माँ बाप ने जब देखा कि जो सर्विसेज बताई गई थी, प्रॉमिस की गई थी कि ये सब उनके बच्चों को मिलेगा, जिसमें कि इंडिविजुअल मेंटरिंग थी, मेनली दो चीज़ों के बारे में बात होती है कि प्रॉमिस किया गया था कि इंडिविजुअल मेंटरिंग हर बच्चे को मिलेगी, डाउट क्लियरिंग जो पैनल्स हैं, जो सेशंस हैं वो हुआ करेंगे,
जब ये सारी चीज़ें उन बच्चों को नहीं मिली तो उन्होंने अपने माँ को बताया, और उन पेरेंट्स ने उसके बाद में जो ये प्रोसेस, ये जो रिफंड थे अपने कोर्स के, वो मांगना जब बायजूस के उन सेल्स एजेंट से शुरू किया, तो यहाँ पे उस रिफंड प्रोसेस को बायजूस के द्वारा पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, हमने एक एपिसोड किया था सहारा स्कैम के ऊपर, सहारा श्री के ऊपर, सुब्रत रॉय। तो सहारा स्कैम जो हुआ था, हज़ारों करोड़ का वो भी स्कैम था, तो वो वीडियो, उसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आपने देखा है उस वीडियो को। कई सारे जो पॉइंट्स हैं ना, वो उस वीडियो की याद दिला रहे हैं। वहाँ पे भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हो रही थी, सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था लोगों पे। तो खैर वो एपिसोड भी आप लोग जाके देख सकते हैं, डिटेल में आपके लिए मौजूद है। खैर यहाँ पे ये जो रिफंड प्रोसेस था, इसको ब्लॉक कर दिया गया था। इसकी जब शिकायत आगे गई NCPCR के पास में, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR के पास जब ये शिकायत की जाती है पेरेंट्स के द्वारा, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। और इसके बाद NCPCR ने भी आरोप लगाया बायजूस के ऊपर कि थर्ड पार्टी एजेंसीज से पेरेंट्स को और जो छोटे बच्चे हैं उनके पर्सनल जो फ़ोन नंबर्स हैं, पेरेंट्स के फ़ोन नंबर से, इन सभी को यहाँ पे निकाला गया है। बायजूस ने इन सबका डेटा खरीदा है ताकि उन्हें टारगेट किया जा सके, स्पेसिफिकली लो इनकम फैमिलीज़ को टारगेट किया जा सके। NCPCR ने इसी सिलसिले में जो CEO थे इस पूरी कंपनी के, बायजू रविंद्रन, उन्हें भी समन किया। इसके बाद देश के अलग अलग कंज्यूमर फोरम्स ने, जहाँ जहाँ पे रिपोर्टिंग होती गई, वहाँ पे बायजूस को, उन कंज्यूमर कोर्ट्स ने ऑर्डर पास किया कि आप ये जो सारे कोर्सेज़ हैं, इनके जो पैसे हैं वो रिफ़ंड करिए इन सारे माँ बाप को। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी बायजूस के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात एक जो रही कि इस पूरे सिस्टम ने, इस पूरे आरोपों ने, इन सारे बायजू की जो एक इमेज थी उसे कोलैप्स कर दिया। वो इमेज जो कि बनाई गई थी बहुत सालों में, लेकिन उस पर एक जो ठप्पा लगा, एक तरह से ये बात सामने आई कि फ्रॉड जो है वो बच्चों के साथ किया जा रहा है, उसके सपनों के साथ खेला जा रहा है। और ये जब किसी कंपनी के साथ लग जाता है इस तरह का एक ठप्पा, तो उसके बाद उस कंपनी का उदय होना, उभरना एक बार दोबारा से बहुत मुश्किल होता है। तो खैर एक ये वजह रही बायजू के कोलैप्स की। लेकिन इसके अलावा एक और वजह बताई जाती है। साल 2021 में, जो नवंबर के महीने में शायद, जो फॉरेन लेंडर्स से $1.2 बिलियन का टर्म बी लोन, जो TLB था, टर्म लोन बी, वो जब बायजूस ने लिया था, उस TLB को, उस टर्म लोन बी को सबसे बड़ी एक और वजह बताई जाती है बायजू के कोलैप्स की। दरअसल इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि इस लोन का जो एग्रीमेंट था वो ऐसा था कि इंटरेस्ट रेट, लो इंटरेस्ट रेट 5.5% पर इंटरेस्ट जो है वो रेगुलरली देना होगा, लेकिन पूरे प्रिंसिपल का जो पेमेंट है, जो पेमेंट टर्म है, वो प्रिंसिपल पेमेंट के एंड में एक साथ करना होगा बायजूस को। तो इस तरह की ये एक डील थी, जिसकी वजह से बायजूस को एंड में सारा जो पेमेंट है वो एक साथ करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही कंपनी के जो फाइनेंशियल हेल्थ थी वो सबके सामने आती गई, जो ऑडिट में डिले था लगातार, वो भी मार्केट में आ चुका था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने भी वो बता दिया था। इसके अलावा जो लॉसेस थे वो भी मार्केट के सामने थे। तो अब जितने भी फॉरेन लेंडर्स थे उन्हें डाउट होने लगा। मार्केट के अंदर जब डाउट बढ़ते हैं तो इस तेज़ी से बढ़ते हैं कि जितने भी लेंडर्स होते हैं वो अपने लोन एग्रीमेंट के जो उनके रूल्स होते हैं, जो फाइनेंशियल लाइंस होती हैं, उनके तहत कहीं ना कहीं ये उनके अंदर भी डर हो जाता है कि ये डिफ़ॉल्ट ना कर दे, और टेक्निकल डिफ़ॉल्ट का कई बार दावा कर दिया जाता है। तो इसी तरह की चीज़ें जो थी वो यहाँ पे बायजू के साथ होना शुरू होती हैं। टेक्निकल डिफ़ॉल्ट का जो दावा था वो बायजूस पर करना उसके लेंडर्स शुरू कर चुके थे। लेंडर्स ने दरअसल डेलावेयर कोर्ट ऑफ चांसरी है, वहाँ पे लॉ सूट फाइल किया। एक ऐसा लॉ सूट फाइल किया गया जिसमें ये कहा गया कि पूरे 1.2 बिलियन के जो पेमेंट है, 1.2 बिलियन डॉलर के, माफ़ कीजिएगा, जो पेमेंट हैं उन्हें इमीडिएट रूप से रीपेमेंट जो है वो बायजूस को करना पड़ेगा। रीपेमेंट की यहाँ पे डिमांड की जाती है। अब क्रैश क्रंच के कारण बायजूस जो थी वो इमीडिएट पेमेंट देने से में असफल थी, वो नहीं दे सकती थी। इसी के चलते जून 2023 आ जाता है। समय अब आगे बढ़ता रहा। आप देखिए कि जून 2023 आया और उस जून 2023 में भी उन्होंने, जो बायजूस थे, उन्होंने क्वार्टरली इंटरेस्ट पेमेंट जो था उसको स्किप कर दिया, क्योंकि पैसा था ही नहीं देने के लिए, तो इतना पैसा नहीं दे सकते थे। इस बीच में 2022 के एंड से ही कंपनी ने जो कॉस्ट कटिंग थी उसके नाम पर ले ऑफ करना शुरू कर दिए। कंपनी से आप देखिए हज़ारों लोग निकाले जाने लगे। अक्टूबर 2022 में लगभग 2,500 लोगों को जॉब से निकाला गया। जून 2023 में एक बार फिर से 900 से 1,000 के बीच में एम्प्लॉयज़ को निकाला गया। और 2024 तक जो आंकड़े हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो बताती हैं कि 5,000 से ज़्यादा लोग बायजूस को छोड़ चुके थे या फिर निकाल दिए गए थे। लेकिन ये जो एक एम्प्लॉयज़ का चल रहा था कंपनी के साथ में, ये एक अलग प्रॉब्लम थी बायजू की। पर जो असली लड़ाई एक और चल रही थी वो लीगल बैटल।
इस लीगल वॉर में सबसे बड़ा आरोप ये लगा कि जब लेंडर्स ने ये कहा कि यूएस कोर्ट में रिपोर्ट किया कि बायजूस ने उनकी एक यूएस बेस्ड फाइनेंसिंग सब्सिडरी है बायजूस अल्फा इंक आईएनसी, उसने करीबन 533 मिलियन लगभग यानी कि 4,400 करोड़ रुपए बिना किसी एक्सप्लेनेशन के छुपा दिए, हाइड कर दिए, और हाइड करके एक कैमशाफ्ट कैपिटल है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यूएस कोर्ट ने ये जो सामने पूरा केस आया था इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई और इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि रीजू रविंद्रन जो कि डायरेक्टर भी थे बायजूस के और भाई भी थे बायजू रविंद्रन के, तो रीजू रविंद्रन जो थे उन्होंने बायजू रविंद्रन ने और थिंक एंड टैंक ये जो प्राइवेट लिमिटेड थी बायजू की पेरेंट कंपनी, इन्होंने इंटेंशनली इस पूरे फंड को छुपाया है और अपने पर्सनल यूज़ में लिया है। 4,400 करोड़ रुपए की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों। तो ये जो आरोप था ये यूएस की अदालत ने यहाँ पे लगाया। एक बहुत बड़ा आरोप था ये। इसी के बाद इनफैक्ट जो पूरा नाम था एक तरह से पूरी तरह से नाम खराब होना जिसको कहते हैं, वो यहीं से इसका फाइनल उसमें एक मोहर लगी थी। नवंबर 2025 में यूएस बैंक्रप्सी कोर्ट ने हेल्ड किया बायजू रविंद्रन को और पर्सनली लायबल माना उन्हें कि ये जो मूवमेंट हुआ है फंड का, कंसीलमेंट ऑफ फंड हुआ है, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं और इसके लिए आपको ऑर्डर किया जाता है कि करीबन 1.07 बिलियन डॉलर जो है वो लेंडर्स को वापस किए जाएं। इसी के बाद उनकी जो इंटरनेशनल रेपुटेशन थी, बायजूस की जो इंटरनेशनल रेपुटेशन थी, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है, वाइप आउट हो जाती है एक तरह से। जून 2023 में जब हमने देखा था कि कंपनी की फाइनेंशियल जो सिस्टम था वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका था, 2025 तक भी यही सारी चीज़ें चल रही थी। इस बीच में एक और बड़ी चीज़ बायजूस के साथ हुई थी, वो ये थी कि जो उसके ऑडिट पार्टनर्स थे डेलॉयट हैस्किन्स एंड सेल्स ने मिड टर्म में ही उसके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे इन्होंने बायजूस से उसके पूरे सिस्टम से रिज़ाइन कर दिया। ये रिज़ाइन इस वजह से किया गया, ये डेलॉयट हैस्किन एंड सेल्स का ये रीज़न था यहाँ पे कि जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में डिले चल रहा है लगातार, ट्रांसपेरेंसी है उसकी कमी है यहाँ पे, इस वजह से हम लोग ये कर रहे हैं, यहाँ पे रिज़ाइन कर रहे हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन इसके बाद जो सिस्टम था वो हिलने लगा था बायजू के अंदर से। जैसे ही डेलॉयट के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ से जाते हैं उसके बाद 3 और बड़े जो इन्वेस्टर्स थे, प्रोसेस, पीक एक्सबी पार्टनर्स और चैन ज़करबर्ग इनिशिएटिव, वही चैन ज़करबर्ग इनिशिएटिव जो कि मार्क ज़करबर्ग का इनिशिएटिव था, उनकी फंडिंग जो आई थी पहली बार एशिया में बायजूस के पास, उनके भी जो बोर्ड मेंबर्स थे उन्होंने भी यहाँ से रेजिग्नेशन बायजूस से देना अपने शुरू कर दिए। इन सब के चलते बायजूस के लिए अब जो गेट एक समय पर खुले थे पूरे ग्लोबल मार्केट के, 2025 आते आते वो पूरी तरह से, इनफैक्ट 24 में ही वो पूरी तरह से बंद हो चुके थे। कहीं से भी अब वो फंडिंग, फ्रेश फंडिंग जो थी उसको रेस करना बायजू के लिए अब इम्पॉसिबल हो चुका था। 2024 के ख़त्म होते होते जो कंपनी थी पूरी तरह से ड्राई हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ जो थी, जो एम्प्लॉयज़ बचे भी थे, उनकी सैलरीज़ कई महीनों तक डिले चल रही थी, बहुत लेट आती थी और कम सैलरी दी नहीं जा पा रही थी। तो इस वजह से बायजू रविंद्रन ने, ये भी बताया जाता है कि अपने पर्सनल एसेट जो थे, उनकी पर्सनल कैपेसिटी जो थी, उसको देखते हुए, उसको गिरवी रखते हुए, डेप्ट लेते हुए, कई जगह से डेट लिया उन्होंने, और उसके बाद में जो पार्शियल सैलरीज थी वो पे आउट किए गए। पूरी सैलरी कई लोगों की पे भी नहीं की गई है यहाँ पे। ये सब चलते चलते 18 अक्टूबर 2024 आता है। 18 अक्टूबर में दुबई में अपने रेसिडेंस से एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बायजू रविंद्रन, जिसमें वो पब्लिकली एडमिट करते हैं और वो स्टेटमेंट कहते हैं कि टुडे बायजूस इज़ वर्थ ज़ीरो। इस स्टेटमेंट के बाद भी दुनिया के सामने ये साफ हो चुका था कि बायजूस जो है वो अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी बायजू रविंद्रन की जो मुश्किलें थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। बायजू रविंद्रन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब और ज़्यादा बढ़ गई जब मई 2026 में सिंगापुर की एक अदालत ने उन्हें 6 महीने की जेल की सेंटेंस दी, 6 मंथ्स प्रिजन की सज़ा सुनाई जाती है। सिंगापुर की कोर्ट ने पाया कि बायजू रविंद्रन ने अप्रैल 2024 से कोर्ट के द्वारा दिए गए जो एसेट डिस्क्लोजर्स हैं, जो ऑर्डर्स हैं उसके, उन्हें लगातार उनकी अनदेखी की है। ये एक केस था जो अलग से सिंगापुर की अदालत में चल रहा था। यहाँ पे जो केस था, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी QIA जो है उसकी एक सब्सिडरी है, तो उन्होंने इस केस में पूरा वो यहाँ पे इसको चला रहे थे और करीबन $235 मिलियन के आसपास की यहाँ पे रिकवरी की बात की जाती है, जिसकी वजह से एक केस जो बायजूस के ऊपर लगा था, बायजू रविंद्रन के ऊपर लगा था, कोर्ट ने उन्हें इमीडिएटली सिंगापुर अथॉरिटीज़ के सामने सरेंडर करने के लिए कहा। रविंद्रन का खैर इस सेंटेंस के ऊपर, इस पूरी सज़ा के ऊपर अपनी कहना था। रिस्पॉन्ड करते हुए उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं है ये, सिंगापुर की अदालत ने गलत
उन्हें सज़ा यहाँ पे दी है। वो कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं है बल्कि एक सिंपल प्रोसीजरल कंटेम्प्ट है, और उनके जो लेंडर्स हैं उनके साथ में एक कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट जो उनका वो इनिशियल लेवल पर जो फाइनल जो उनका हुआ है वो हो चुका है, और इस वजह से कोर्ट ने गलत उन्हें यहाँ पे सज़ा दी है। ये सारी चीज़ें अब तक चल रही हैं। मई 2026 आ चुका है। अभी भी बाइजू रविंद्रन जो हैं एक अलग पॉजिटिव आस में रहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनकी जो कंपनी एक बार दोबारा से सामने आएगी। इस बीच में आपको ये बता दिया जाए कि लगातार जो फाइनेंशियल लॉसेज हो रहे हैं, थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड बाइजू की जो पेरेंट कंपनी थी, इस समय बहुत बड़ी लीगल बैटल से क्राइसिस में फंसी हुई है। और इसके अलावा जो ऐप है इनकी, जो एक सबसे बड़ा मेन प्रोडक्ट हुआ करता था एक समय पर 2014 में, जो ऐप 2014 में जो लॉन्च हुई थी बाइजूस की एप्लीकेशन, मई 2025 में आते आते बाइजू की इस ऑफिशियल एंड्रॉयड एप्लीकेशन को भी गूगल प्ले स्टोर से कम्प्लीटली डीलिस्ट कर दिया गया, हटा दिया गया। इसका भी रीज़न बताया जाता है कि अमेज़ॉन वेब सर्विसेज को कंपनी ने, बाइजूस ने जो क्लाउड होस्टिंग बिल्स हैं वही पे नहीं किए, तो उसमें ये कंपनी फेल रह गई बाइजू। इस वजह से यहाँ से भी ऐप स्टोर से भी इनकी एप्लीकेशन को हटा दिया गया है। 2026 का बाकी जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो ये है कि एक्टिव एम्प्लॉयज़ का जो बेस है, मतलब एक्टिव एम्प्लॉयज़ कितने हैं उसका नंबर बताया जाता है 0। एक समय पर जो हज़ारों एम्प्लॉय जहाँ पे काम करते थे, आज वहाँ पे 0 एम्प्लॉय काम कर रहा है। फिज़िकल कोचिंग इंस्टीट्यूट जो थे, ट्यूशन्स जो थी, हाई स्कूल एप्लीकेशन जो थी, वो सब पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। बाइजू रविंद्रन खुद इस समय दुबई में रह रहे हैं। उनके ऊपर जो इंटरनेशनल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं और लुकआउट नोटिसेज हैं वो एक्टिव हैं लगातार में। लेकिन अब भी उनका जो स्टैंड है, एक वो पॉजिटिव स्टैंड है। वो उनका मानना है कि अगर लिटिगेशन मैटर्स जो हैं वो क्लियर होते हैं तो एक बार फिर से वो भारत वापस आएंगे। भारत वापस आने के बाद में अपने क्लासरूम्स को एक बार फिर से, वो जो स्टेडियम में पढ़ाया करते थे, मैथ कंसर्ट लिया करते थे, वो सब ऑर्गेनाइज़ करेंगे और ये सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बाइजूस एक बार फिर से खड़ा होगा। लेकिन दोस्तों, जो ग्राउंड पैरामीटर्स हैं उनके मुताबिक ग्लोबल एडटेक एम्पायर में शायद बाइजूस का चैप्टर अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। तो ये था आज का एपिसोड। आपके व्यू पॉइंट बहुत मैटर करते हैं, ज़रूर बताइएगा इस टॉपिक पर, किस तरह से बाइजूस की आपने पूरी आज जो ये कहानी सुनी है, द राइज एंड फॉल ऑफ बाइजूस, कैसे ये कंपनी इतनी बड़ी बनती है और अचानक से किन गलतियों की वजह से वो ख़त्म हो जाती है। आपको ये जो गलतियाँ थी उनमें कौन सी गलती सबसे बड़ी लगती है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, making India smarter and better.